शुभ संध्या सभी को। हम जो पढ़ रहे थे मध्य प्रदेश के जलवायु प्रदेशों के बारे में, पिछली क्लास में हमने क्या देखा था? मध्य प्रदेश को 4 भागों में वर्गीकृत किया गया था। कौन कौन से, किस आधार पर? जलवायु के आधार पर जो 4 भाग थे कौन कौन से थे? सबसे पहला था उत्तर का मैदान, मालवा का पठार, विंध्य एवं सतपुड़ा पर्वतीय श्रृंखला और नर्मदा सोन घाटी एवं दक्षिण पूर्वी क्षेत्र, ये वाला क्षेत्र। तो 4 भागों में जलवायु के आधार पर जिन्हें कहा जाता था जलवायु प्रदेश। तो मध्य प्रदेश को 4 जलवायु प्रदेशों में वर्गीकृत किया गया था और उनके बारे में अध्ययन हम पिछली क्लास में कर चुके थे। जो आज की क्लास है उसमें हमें पढ़ना है मध्य प्रदेश में जो मौसमिक दशाएं पाई जाती हैं। मौसमिक दशाएं अर्थात ताप और वर्षा, तो दोनों का जो वितरण होगा उसके संबंध में आज की क्लास होगी और यह जलवायु के संबंध में अंतिम क्लास होगी। ठीक है, इसके पश्चात जो हम पढ़ेंगे अगली क्लासेस में वो पढ़ेंगे मध्य प्रदेश में पाई जाने वाली मृदा के बारे में। ठीक है, तो चलिए प्रारंभ करते हैं आज की क्लास, जिसमें हम देखेंगे कि विभिन्न क्षेत्रों में वर्षा जो औसतन पाई जाती है वो कितनी पाई जाती है, और वैसे भी उनके पीछे जो वजह है कि कहीं ज़्यादा कहीं कम दक्षिण पूर्वी भाग अर्थात ए वाले क्षेत्र में अधिक बारिश होती है तो क्यों होती है, जो उत्तर पश्चिम वाला भाग है वो शुष्क ग्रस्त या सूखा ग्रस्त है क्यों है, इन सब की जो व्याख्या है हम मानसून की क्रियाविधि में समझ चुके थे। इसलिए जो ये क्लासेस हैं आवश्यक है कि आप क्रमबद्ध तरीके से देखें। ठीक है, इसी गुजारिश के साथ चलिए प्रारंभ करते हैं मध्य प्रदेश में वर्षा का वितरण। मध्य प्रदेश में जो वर्षा का वितरण है 4 भागों में किया गया है। सबसे पहले मैंने बताया था कि मध्य प्रदेश का यदि आर्द्रता और शुष्कता के आधार पर वर्गीकरण जो देखा था वो 3 भागों में देखा था। जो ए वाला भाग है रेड डॉटेड वो है अर्धशुष्क। अर्धशुष्क तरह की यहाँ पर जलवायु पाई जाती है। ठीक है, पिछली क्लासेस में मैंने बताया भी था। जो ए वाला क्षेत्र है पूर्वी क्षेत्र है, उत्तर पूर्वी भाग, वहां पर उपाद्र जलवायु पाई जाती है। और जो दक्षिण वाला भाग है, दक्षिण पूर्वी वाला भाग है, स्पेशली जो नर्मदा सोन घाटी वाला भाग है वहां पर तो आर्द्र जलवायु पाई जाती है। और जो नीचे दक्षिण पूर्वी क्षेत्र है जहां पर उग्र आर्द्र जलवायु या उसी को आर्द्र जलवायु भी कहा जाता है पाई जाती है। ठीक है, तो मध्य प्रदेश में वर्षा का वितरण में सबसे पहले ये देखेंगे कि सर्वाधिक और न्यूनतम कब होती है। वैसे ये बातें मैंने बता दी है कब, जब हम वर्षा ऋतु का अध्ययन कर रहे थे। तो शॉर्ट में इसको जल्दी से देख लेते हैं। न्यूनतम औसत वर्षा कहाँ होती है? सबसे पहले देखिए कि सबसे कम बारिश कहाँ होती है। गोहद तहसील है कहां पर? भिंड में, जहां पर औसतन 55 सेंटीमीटर वर्षा होती है। ठीक है, तो सबसे कम बारिश कहां होती है? गोहद भिंड में। सर्वाधिक बारिश कहां होती है मध्य प्रदेश में? वो होती है पचमढ़ी होशंगाबाद में, लगभग 215 सेंटीमीटर औसतन वार्षिक। ठीक है, ये हो गया न्यूनतम, ये हो गया सर्वाधिक। लेकिन औसत वर्षा अर्थात साल भर सर्वाधिक जो वर्षा होगी वो होती है बालाघाट में, जो किस में आता है? दक्षिण पूर्वी क्षेत्र में आता है। ठीक है, और न्यूनतम औसत वर्षा अर्थात साल भर कम बारिश कहाँ होती है? भिंड में। ठीक है, तो ये है प्लेसेस की सबसे ज्यादा सबसे कम, लेकिन जो वार्षिक होगी औसतन होगी कि पूरे वर्ष भर कैसा होगा तो उसके आधार पर भिंड न्यूनतम औसत वर्षा वाला क्षेत्र है और सर्वाधिक औसत वर्षा वाला क्षेत्र है वो है बालाघाट। तो औसत वर्षा से कम वर्षा और औसतन वर्षा कितनी है मध्य प्रदेश में? कितनी है? लगभग 113 सेंटीमीटर। ठीक है, कहीं कहीं 112 भी दिया गया है, तो वो इतना कोई डिफाइन नहीं करना है, एक रेंज दी होती है क्योंकि हर वर्ष अलग अलग होता है। तो इसको लगभग 110 से लेकर 116 सेंटीमीटर ये है रेंज, इसके बीच में ही बारिश होती है। तो मध्य प्रदेश में औसत वर्षा अर्थात 112 सेंटीमीटर से अधिक या 112 सेंटीमीटर से कम, इसे बोला जाता है वर्षा की परिवर्तनीयता। कभी कभी ऐसा पूछ लेते हैं कि जो वर्षा की परिवर्तनीयता है वो क्या कहलाती है? उसे प्रतिशत में मापा जाता है। किस में मापा जाता है? प्रतिशत में, कि पिछली वर्ष की अपेक्षा या औसत वर्ष जो औसत वर्षा हो रही है उसकी अपेक्षा कितने प्रतिशत अधिक है या कितने प्रतिशत कम है, तो उसे बोला जाता है वर्षा की परिवर्तनीयता। ठीक है, ये हो गए वर्षा के बारे में। अब जो क्षेत्र हैं कि किन किन क्षेत्रों में कितनी बारिश होती है, तो 4 भागों में इसको डिवाइड किया गया है। किस आधार पर? कि वर्षा अधिक और कम, न्यून, औसत या औसत से कम या औसत से अधिक या अतिवृष्टि। थोड़ा सा फास्ट हो रहा है क्या? स्लो कर देते हैं, बोलना ही तो है। ठीक है, स्लो कर देते। देखिए
वर्षा प्रदेश जहां पर न्यून वर्षा क्षेत्र अर्थात 75 सेंटीमीटर से कम बारिश होती है वो ए वाला क्षेत्र है। कौन सा? उत्तर और उत्तर पश्चिमी मध्य भारत के पठार का कुछ भाग और मालवा के पठार का कुछ भाग किस क्षेत्र में आता है? 75 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले क्षेत्र में। ठीक है, जो उत्तर पश्चिम है वहां पर तो 50 सेंटीमीटर के लगभग ही हो पाती है वर्षा, जबकि जो अन्य भाग हैं या हम कहें जो भिंड वाला क्षेत्र है और भी आप देखेंगे जो गोहद भिंड है या न्यूनतम औसत वर्षा वाला क्षेत्र है वो भी भिंडी है, तो यहाँ पर 55 सेंटीमीटर हो रही है। तो 75 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाला क्षेत्र क्या कहलाएगा? न्यून वर्षा क्षेत्र, कम वर्षा वाला क्षेत्र। और इसमें कौन कौन से क्षेत्र आएंगे? उत्तर पश्चिम और पश्चिम भाग या मध्य भारत का पठार का कुछ भाग और मालवा के पठार का कुछ भाग। ठीक है, यहाँ की जो जलवायु होगी वो अर्ध शुष्क होगी, जो पवने होंगे उनमें शुष्कता होने के कारण ही यहाँ पर वर्षा कम होती है। ठीक है, अब आते हैं इससे अधिक अर्थात 75 सेंटीमीटर से लेकर 125 सेंटीमीटर। तो ये किस क्षेत्र में आ गया? औसत वर्षा क्षेत्र में, क्योंकि मध्य प्रदेश में औसत वर्षा क्षेत्र क्या है? 113 सेंटीमीटर या 112 सेंटीमीटर। तो औसत वर्षा क्षेत्र 75 सेंटीमीटर से लेकर 125 सेंटीमीटर। इसमें अधिकांशतः जिले आते हैं जो कर्क रेखा के समीप स्थित हैं, स्पेशली बुंदेलखंड, बघेलखंड और रीवा पन्ना का पठार। इस वाले क्षेत्र के अधिकांश जिले जो मध्यवर्ती क्षेत्र है, मध्यवर्ती अर्थात भोपाल, रीवा, भोपाल विदिशा ए वाले क्षेत्र, तो मध्यवर्ती क्षेत्र एवं उत्तर पूर्वी भाग रीवा पन्ना का पठार, यहाँ पर जो बघेलखंड का पठार है उसका कुछ भाग, तो वो किस क्षेत्र में आता है? औसत वर्षा क्षेत्र अर्थात 75 सेंटीमीटर से अधिक लेकिन 125 सेंटीमीटर से कम। ठीक है, अब 125 सेंटीमीटर से लेकर 150 सेंटीमीटर अर्थात अधिक वर्षा वाला क्षेत्र, औसत से अधिक वर्षा वाला क्षेत्र है वो है नर्मदा सोन घाटी। जो नर्मदा नदी के किनारे क्षेत्र स्थित है वो किस में आते हैं? अधिक वर्षा वाले क्षेत्र में। ठीक है, यहाँ पर जो औसतन वर्षा होती है वार्षिक वो 125 सेंटीमीटर से अधिक होती है। तो होशंगाबाद वगैरह भी इस क्षेत्र में आते हैं, जबलपुर, होशंगाबाद, यहाँ पर जो बारिश होती है वो कहीं ना कहीं औसतन वर्षा अर्थात 112-13 से अधिक होती है। तो जो रेंज है 125 सेंटीमीटर से 150। ठीक है, जो चौथा क्षेत्र है वर्षा का वो क्या है? सर्वाधिक या अतिवृष्टि वाला क्षेत्र, जहां पर बहुत अधिक बारिश होती है, 150 सेंटीमीटर से भी अधिक। औसतन जो बारिश होती है वार्षिक वो 150 सेंटीमीटर से भी अधिक होती है। मैंने जिले भी बताए थे, बालाघाट, प्रमुख रूप से बालाघाट, मंडला, डिंडोरी, शहडोल, जो दक्षिण पूर्वी क्षेत्र है ये वाला क्षेत्र, यहाँ पर जो बारिश होती है वो 150 सेंटीमीटर से अधिक होती है। मैंने जैसे बताया भी है कि सर्वाधिक बारिश कहाँ होती है? पचमढ़ी, होशंगाबाद, तो वो वाला क्षेत्र भी इसी क्षेत्र के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो उस वाले क्षेत्र में अतिवृष्टि वाला क्षेत्र है वो कौन सा है? दक्षिण पूर्वी क्षेत्र। इसलिए यहाँ पर जो मृदा पाई जाती है वो लेटेराइट मृदा पाई जाती है। ज़्यादा वर्षा वाले क्षेत्रों में जो मृदा पाई जाएगी वो लेटेराइट मृदा पाई जाएगी। ईंट के समान जो ईंटें होती हैं उनकी जो रेत होती है उनको घिसने से जो मिट्टी बनेगी एक प्रकार से, तो उस तरह की मिट्टी, रेतीली टाइप की मिट्टी कौन सी होती है? लेटेराइट मिट्टी। उसका विकास कहाँ होता है? अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में। इसी कारण से यहाँ पर चावल का उत्पादन भी अधिक होता है। अभी पढ़ेंगे ये सब। ठीक है, सब्र रखें। तो ये हो गए 4 तरह के वर्षा का वितरण मध्य प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में। इसके आधार पर आप जिलों का या क्षेत्रों का या भौतिक प्रदेशों का अनुमान लगा सकते हैं। ठीक है, और कहाँ ज़्यादा होती है कहाँ कम होती है उसके पीछे की जो वजह है, कारण है, वो हर क्लास में हम नहीं बताएंगे, आप पिछली क्लास में देख सकते हैं। अब कुछ तथ्य हैं जो इनसे संबंधित हैं। जिस तरह से वर्षा के संबंध में है इसी तरह से आप देखेंगे कि जो तापमान था मौसमिक दशाओं में, तो सर्वाधिक तापमान कहाँ था, या हम कहें सर्वाधिक तापमान किस महीने का था? मई के महीने का। ठीक है, सर्वाधिक जो गर्मी पड़ती थी, ठंड सबसे ज्यादा किसमें? जनवरी में। औसत जो गर्मी होती है मध्य प्रदेश में 33 डिग्री सेल्सियस। सर्वाधिक जो गर्मी पड़ेगी वो गर्मियों में 42 डिग्री ग्रीष्म ऋतु में। ठीक है, और ठंडों में टेम्परेचर कितना रहेगा? 18 डिग्री सेल्सियस। तो ये कुछ बातें हैं जो पिछली क्लास में वैसे बता चुके हैं, तो इन सब चीज़ों को आप विशेष तौर पर याद रखें। अब 2 चीज़ें बताई थी मैंने, वैसे समताप रेखा बता चुके हैं। समताप रेखा एक ऐसा मानचित्र पर ऐसे बिंदु होते हैं जो समान ताप को जोड़ने वाले बिंदु होते हैं। समान ताप को जोड़ने वाले बिंदु क्या कहलाते हैं?
समताप रेखा। तो मध्य प्रदेश के लिए समताप रेखा है 21 डिग्री सेल्सियस, लगभग इस तरह से कर्क रेखा के समान ही एक ऐसी रेखा है जो मध्य प्रदेश को दो बराबर भागों में विभाजित करती है। और वो कितने डिग्री सेल्सियस की रेखा है? 21 डिग्री सेल्सियस की रेखा। ठीक है, तो उत्तर का जो तापमान रहेगा और दक्षिण का तापमान, इन सबको जो विभाजित करेगा उसे बोला जाता है समताप रेखा। इसी तरह से समवर्षा रेखा भी है, समवर्षा रेखा जिसे बोला जाता है आइसोहाइट लाइन। समवर्षा अर्थात मानचित्र पर समान वर्षा को प्रदर्शित करने वाले बिंदुओं को जोड़ने वाली रेखा क्या कहलाएगी? समवर्षा रेखा। तो मध्य प्रदेश के लिए 60 सेंटीमीटर की जो सम रेखा है वो है समवर्षा रेखा, जिसे बोला जाएगा इंग्लिश में आइसोहाइट लाइन। कभी कभी डायरेक्टली पूछ लिया जाता है। तो मध्य प्रदेश के लिए समवर्षा रेखा क्या है? 60 सेंटीमीटर की जो समवर्षा रेखा है मध्य प्रदेश को दो बराबर भागों में विभाजित करती है, पूर्व से और पश्चिम से। मतलब जिस तरह से तापमान 21 डिग्री सेल्सियस उत्तर और दक्षिण में विभाजित कर रहा है, कौन सी रेखा? समताप रेखा। उसी तरह से समवर्षा रेखा मध्य प्रदेश को पूर्वी और पश्चिमी भागों में विभाजित करती है। ठीक है, थोड़ी सी बातें हैं, ये आपको समझ में आएंगी, क्यों नहीं आएंगी? आना चाहिए। थोड़ी सी बातें कॉन्सेप्चुअल हो सकती हैं, क्योंकि जब आप संपूर्ण रूप से क्लासेस देखोगे तो कोई भी चीज़ ऐसी नहीं लगेगी कि मैंने हवा में फेंक दी है। उसके पीछे कोई ना कोई वजह होगी, उसके पीछे डिस्क्रिप्शन दिया होगा। ठीक है, तो जो समताप रेखा है 21 डिग्री सेल्सियस की उत्तर और दक्षिण में विभाजित करती है मध्य प्रदेश को, जबकि जो समवर्षा रेखा है 60 सेंटीमीटर की वो मध्य प्रदेश को पूर्वी भागों में और पश्चिमी भागों में डिवाइड करती है, विभाजित करती है। ठीक है, जैसे जैसे हम दक्षिण से उत्तर की ओर बढ़ेंगे, जैसे जैसे हम साउथ से नॉर्थ की ओर जाएंगे तो वर्षा की मात्रा कम होती जाती है। उसी तरह से जैसे जैसे हम पूर्व से पश्चिम की ओर जाएंगे तो वर्षा की मात्रा कम होती जाती है। ठीक है, बात करें तापमान के संबंध में, तो जैसे जैसे हम दक्षिण से उत्तर की ओर जाएंगे तापमान बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो ये है वेरिएशन, ये है उनकी परिवर्तनीयता कि कैसे वर्षा और तापमान उत्तर पूर्व या पश्चिम दक्षिण में विभिन्न तरह से प्रभावित होता है। ठीक है, मध्य प्रदेश में जो भारतीय मौसम विभाग अर्थात IMD, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, जो प्राकृतिक आपदाएं आती हैं उनके बारे में एनालिसिस करते हैं। कहाँ पर वायु वेग है अधिक है, कहाँ पर तूफान आते हैं, कहाँ पर वर्षा होगी, कितनी होगी, कब होगी, इन सब का जो एनालिसिस करता है वो कौन है? IMD, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट। ठीक है, तो भारत का जो IMD है उसका जो क्षेत्रीय कार्यालय है मध्य प्रदेश में वो कहाँ पर है? इंदौर में। ठीक है, ये तथ्य है इनसे संबंधित, जलवायु प्रदेशों से या जलवायु से संबंधित। ठीक है, मध्य प्रदेश में भारतीय मौसम विभाग IMD का एकमात्र कार्यालय कहाँ पर है? इंदौर में, पहली बात। दूसरी चीज, उज्जैन, डोंगला एक जगह है, कहाँ पर? उज्जैन में। यहाँ पर वर्ष 2013 में जो राज्य की अत्याधुनिक वेधशाला है जहाँ पर इन सब का एनालिसिस होगा, ऋतु वेधशाला कहा जाएगा। तो मध्य प्रदेश की अत्याधुनिक जो वेधशाला निर्मित की गई है जिसका नाम है बराहमहर वेधशाला, जो खगोल शास्त्री थे उन्हीं के नाम पर किसका वेधशाला का नाम किया गया है? बराहमहर वेधशाला। तो मध्य प्रदेश की पहली अत्याधुनिक वेधशाला बराहमहर वेधशाला कहाँ पर स्थापित की गई है? डोंगला, उज्जैन में, वर्ष 2013। ठीक है, इसी तरह से जो दूसरी वेधशाला है ऋतु वेधशाला मध्य प्रदेश की, वो कौन सी है? S चंद्रशेखर वेधशाला, इंदौर में स्थित है। ये बातें हैं वो याद करने वाली बातें हैं। ठीक है, तो S चंद्रशेखर वेधशाला इंदौर में, और मध्य प्रदेश की पहली अत्याधुनिक वेधशाला या बराहमहर वेधशाला कहाँ पर? डोंगला, उज्जैन में स्थापित है, वर्ष 2013 में। ठीक है, तो ये प्रमुख बातें हैं मध्य प्रदेश की जलवायु के संबंध में। अब जो अगली क्लास होगी उसमें हमें पढ़ना है मध्य प्रदेश में पाई जाने वाली मृदाओं की। तो मृदाओं के बारे में पढ़ने से पहले आवश्यक है कि आप क्या पढ़ें? चट्टानों वाला जो भूगर्भिक संरचनाओं वाला जो क्लास है
जो टॉपिक है उसको आप देखें, फिर उसके बाद ही चट्टानों की बाद ही मृदा की बात करेंगे, क्योंकि चट्टानों के अपरदन से ही किसका निर्माण होगा, मृदा का। जब आप मृदा पढ़ लेंगे तो मृदा और जलवायु के आधार पर हम अनुमान लगाएंगे कि किन किन क्षेत्रों में कौन कौन सी फसलों का उत्पादन होगा, और जिस तरह की फसलें होंगी उस तरह के उद्योग होंगे। ठीक है, तो ये सब चीज़ें बहुत ही व्यवस्थित तरीके से आपको परोसी जा रही हैं। उम्मीद करता हूँ इस चीज़ को स्वीकार करेंगे और पढ़ेंगे। और वैसे भी चुनाव संपन्न हो चुके हैं, परिणाम घोषित हो चुका है, बीजेपी भारतीय जनता पार्टी की बहुमत से सरकार बन चुकी है। अब हम केवल उम्मीद कर सकते हैं कि इस बार शायद जो नोटिफिकेशन है वो तो निकलेंगे, लेकिन जो प्रक्रिया है, भर्ती की प्रक्रिया है, वो पूर्ण हो सकेगी। इसी उम्मीद के साथ मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।